सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा जो आपका 8वां विषय है उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। शांति शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जो शांति शिक्षा है इसकी हमारा डेली लाइफ चल रहा है, हमारा जो रूटीन चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, इसमें क्यों जरूरी है ये शिक्षा। और ये आखिर में पूरा का पूरा ये जो सिलेबस में दिया गया है क्यों दिया गया है, तो सिलेबस में क्यों दिया गया है कल मैंने इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है आप लोगों से कि आखिर में ये पूरे का पूरा जो आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आखिर में ये क्यों आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमारा इसमें क्यों जरूरी है आखिर में शांति शिक्षा हमें जानना या शांति शिक्षा के बारे में जानना। तो सबसे पहले है सामाजिक गुणों के विकास हेतु। अब सामाजिक गुण क्या है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो आप देखते हो वो अपने परिवार में केवल अपनी माँ को पहचानता है, अगर वो बहुत पहचानता है अगर किसी को तो अपने पिता को पहचान जाता है। धीरे धीरे वह घुलते मिलते जो उसके साथ ज्यादा रहता है वह बच्चा उसी को पहचानने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी सामाजिकता बढ़ती है, फिर परिवार के लोगों को पहचानता है, फिर आस पड़ोस के लोगों को भी पहचानने लगता है, फिर दीदी बुआ फूफा सबको, मामा मामी सबको पहचानने लगता है वो बच्चा। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसकी जो सामाजिकता है वो बढ़ती जाती है। सेम इसी प्रकार से जो शांति शिक्षा है यहाँ पर देखिए सामाजिक गुणों के विकास हेतु आवश्यक है। अब यहाँ पर हमने बच्चे के आस पड़ोस की उसके रिश्तेदारों की बात कर ली। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है तो वह स्कूल में जाना शुरू करता है, और जब वह स्कूल में जाना शुरू करता है तब उसकी जो सोशल लाइफ है वहां से स्टार्ट होती है। जब वह अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना शुरू करता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे उसके दोस्त बनते हैं, उसके टीचर्स उसके अच्छे मित्र बन जाते हैं, टीचर से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है बच्चे की। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे की जो सामाजिकता है वो बढ़ती है, और सामाजिकता जब बढ़ती है तो सामाजिकता बढ़ने का सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है बच्चा एक दूसरे की हेल्प करनी बच्चे सीखते हैं आपस में। कोई बच्चा कोई सामान नहीं लाया है, कोई बच्चा किसी दिन टिफिन नहीं लेकर के आया तो कोई दूसरा बच्चा उसको अपनी टिफिन शेयर करके खा रहा है, दोनों लोग मिलके खा रहे हैं। या किसी के पास पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है तो दूसरा बच्चा उसको दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हेल्पिंग नेचर, कोई बच्चा गिर गया तो उसको उठाने के लिए 4 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये होती है सामाजिकता। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर शांति शिक्षा एक तरीके से नैतिक शिक्षा भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो शांति शिक्षा है वो हमें सामाजिक गुणों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए नैतिक गुणों का विकास। तो नैतिक गुणों के विकास के अंतर्गत ही यही सारी बातें आएंगी। अगर किसी भी बच्चे के अंदर ये सारी चीजें हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, हमें अपनी जो भी चीजें होती हैं वो सही सही बतानी है, सच बोलना है, और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी है, और सभी को एक समान समझना है, ये सारी बातें भी जो शांति शिक्षा है ये हमें सिखाती है। ठीक है, फिर है आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु भी जो शांति शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और है प्रकृति से प्रेम हेतु। प्रकृति से प्रेम हेतु कैसे यहाँ पर दोस्तों, तो आज के समय में आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है मार्केट में। इससे क्या पता चल रहा है कि हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति जागरूक हैं, और हमें कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपनी प्रकृति को हम कम से कम पोल्यूट करें, कम से कम प्रदूषित करें। और इसके लिए हम अलग अलग प्रकार से पेट्रोल और डीजल के अलावा और कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, या फिर आप देख रहे हो सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं। तो ये क्या एक तरीके से हम प्रकृति को बचाने का ही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम प्रकृति में जो, जैसे कि अभी जो पेट्रोल डीजल वाले वाहन है ये कितना अधिक धुआं निकालते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास का वातावरण है वो प्रदूषित होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, सीएनजी की गाड़ियों का प्रयोग करेंगे, या फिर आने वाले समय में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी प्रकृति है धीरे धीरे वह क्या होगी, स्वच्छ होगी। जब प्रकृति स्वच्छ होगी तो जो प्रकृति से प्रेम है वो और दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं शांति शिक्षा का इसमें भी योगदान है। अब देखिए जीवन में शांति हेतु कौन कौन से उपाय हम करते हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों अब देखिए जीवन में शांति हेतु उपाय। तो देखिए जीवन में शांति बनाने हेतु व्यक्ति विशेष का योगदान रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस तरह हो जिससे वह सुख व शांति बनाने में योगदान दे सके, इसके लिए हमें निम्न उपायों को अपनाना होगा। सबसे पहले है उचित समाजीकरण, यानी कि हम समाज में ऐसे लोगों को बनाएं जो समाज के विकास में योगदान कर पाए और अपने आसपास के, खुद तो वो व्यक्ति खुश रहे ही, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखे। आप ये चीज खुद नोटिस करिए, आप भी अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हंसाने वाला हो, जो सभी का ख्याल रखने वाला हो, और आपको कोई दुख या तकलीफ पड़े तो वो व्यक्ति सबसे पहले खड़ा रहता हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, तो आपका जो प्रेम है उससे ज्यादा रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से मिलकर के मैं कितना खुश हूं या कितनी खुश हूं। तो इस तरीके से यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है कि हम अपने समाज में ऐसे लोगों का निर्माण करें जो सभी तरीके से क्या हो, जिनका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जो शांति बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, लोगों को खुश भी रखे और जो सामाजिकता है उसको भी निभाएं। जैसे सभी का सहयोग करना, सभी के साथ मिलजुल करके रहना, ये सारी चीजें हो। तो उचित समाजीकरण में यही सारी चीजें आती हैं। तो सामाजिक शांति व प्रेम बनाए रखने हेतु बच्चों के समाजीकरण को अधिक से अधिक उचित तथा व्यापक बनाने का प्रयास किया जाए। विशेष रूप से माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के भिन्न भिन्न समूहों, वर्गों, संप्रदायों के प्रति अनुकूल एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। उन्हें अपने वचन एवं व्यवहार से अपने बच्चों के जीवन में शांति बनाए रखने के उद्भाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर माता पिता का बहुत अधिक रोल होता है एक बच्चे के विकास में। जिस प्रकार के संस्कार माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, जीवन भर वही संस्कार उनको काम आते हैं। जो एक बार माता पिता ने दे दिया वही बच्चे जीवन भर सीखते हैं। अगर माँ बाप ने अच्छे से उन बच्चों को समझाया है कि बड़ों का पैर छूना है, छोटों का भी आदर करना है, केवल बड़ों का नहीं छोटों का भी सम्मान करना है, और सभी के प्रति सहयोग की भावना रखनी है, सभी धर्मों के प्रति सहयोग की भावना रखनी है। जिस प्रकार से हमारा धर्म है उसी प्रकार से सभी धर्म है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है, सभी धर्म अच्छे ही हैं, क्योंकि सभी धर्मों में कोई भी हिंसा नहीं सिखाता है, कोई भी आतंकवाद नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म हो, सभी धर्म अहिंसा सिखाते हैं, सभी सच बोलना ही सिखाते हैं, सभी धर्म एक दूसरे का सहयोग करना, मिलजुल करके रहना ही सिखाते हैं। तो ये सारी बातें जब बचपन से बच्चों को बताई जाएंगी तो सभी धर्मों के प्रति, सभी समूहों के प्रति, सभी संप्रदायों के प्रति बच्चे अच्छा आचरण करेंगे और शायद वो समाज एक बहुत अच्छा समाज कहलाएगा जहां पर सभी लोग मिलजुल करके रहते हो और किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना होता हो। ठीक है, तो इसीलिए शांति शिक्षा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि ये सारी चीजों का ज्ञान हो। उचित शिक्षा तंत्र, जीवन में शांति हेतु शिक्षा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा तंत्र या शिक्षा व्यवस्था के उचित होने पर व्यक्ति में एकता का भाव निश्चित रूप से सबल हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि माता पिता से तो बच्चा सीखता ही है, लेकिन वो रोज 6 घंटे स्कूल भी तो आ रहा है, 6 से 7 घंटे वो स्कूल में दे रहा है। तो स्कूल की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को जो नैतिक शिक्षा है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, वो बच्चों को अच्छे से समझाई जाए, अच्छे से सभी धर्मों के बारे में, संप्रदायों के बारे में, समूहों के बारे में और सभी के प्रति समान रूप से भावना रखने पर बल दिया जाए। ये भी स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था का मतलब यही है कि बच्चों को पढ़ाई तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चे अगर स्कूल में गए हैं तो सब्जेक्ट तो वो पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन जो नैतिक शिक्षा है वो भी उनको पढ़ाई जाए और साथ ही साथ उनको शांति शिक्षा के बारे में भी बताया जाए। अब है उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो जीवन में शांति हेतु यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को उपयुक्त बनाया जाए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के न केवल ज्ञान को विकसित करे बल्कि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को विकसित कर सके, उनके दृष्टिकोण को व्यापक बना सके। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाए वो इस प्रकार का दिया जाए कि बच्चे अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको और अच्छा बना पाए और देश को और ऊंचाई पर ले जा पाए और अपना जो समाज है उसको बेहतर बनाने में वो अपना योगदान दे पाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उपयुक्त पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। ऐसा होना ही चाहिए सिलेबस कि बच्चे हर चीज के बारे में सीखे,
खाली हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ के अगर बच्चे चले जाएंगे तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है और इसीलिए करके सीखना जो जो शिक्षा है, करके सीखना, इस पर आज सभी लोग जोर दे रहे हैं। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, पिकनिक, शैक्षिक प्रशिक्षण, एनसीसी, एजीजी, छात्र कैंप आदि। इसमें भाग लेकर बालक के अंदर सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। जब बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वो एनसीसी वगैरह या एनएसएस वगैरह ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो बच्चे करके एक तरीके से अपने आसपास के लोगों के प्रति अच्छे से व्यवहार करना सीखते हैं। इसके अलावा वो अनुशासन सीखते हैं क्योंकि डिसिप्लिन इसमें सिखाया जाता है एनसीसी वगैरह में। तो इस तरीके से ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की। इसमें खेल कूद भी है, बच्चे अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं। शैक्षणिक भ्रमण होता है, यानी कि बच्चों का टूर ले जाया जाता है, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, पिकनिक पर ले जाते हैं, छोटे छोटे पिकनिक पर बच्चों को ले जाता है। इससे भी बच्चों के अंदर ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे, आप सोचिए अगर पिकनिक गया है तो अगर एक क्लास के 40 बच्चे हैं तो वो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के बच्चे, लेकिन सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, तो इससे सामाजिकता निश्चित रूप से बढ़ती है। फिर है सामाजिक अध्ययनों पर बल। तो देखिए, शिक्षा जगत में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर सामाजिक अध्ययनों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद है उचित सामाजिक ढांचा। विश्व बंधुत्व व शांति हेतु आवश्यक है कि हमारा सामाजिक ढांचा उचित हो। सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता अधिक होने के कारण आपस में पूर्वाग्रह, विभेदन, संघर्ष आदि देखे जाते हैं। ठीक है, तो उचित सामाजिक ढांचा का मतलब है कि जो विश्व बंधुत्व है, एक तरीके से हम कहें कि जो आर्थिक और सामाजिक भिन्नता है इसको कम किया जाए। आर्थिक सामाजिक भिन्नता का क्या अर्थ है दोस्तों, कि आप देखिए अपने देश में ही आप सोचिए कोई बहुत धनी है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई बहुत गरीब है, तो यहाँ पर ये कोशिश की जाए किस तरीके से हम समाज, जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसको इस तरीके से बनाए कि कोई ऐसा ना हो कि इतना गरीब हो कि बिना खाए ही सो जाता हो। ठीक है, और कोई इतना अमीर हो जिसके पास पैसे रखने की जगह ना हो। तो यहाँ पर इसी चीज की बात की जा रही है कि अपना ढांचा, हम अपने समाज का ढांचा इस प्रकार से बनाएं कि जहां पर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का ना हो कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, बहुत ज्यादा निर्धन हो। इससे क्या होता है, सामाजिक भिन्नता बढ़ती जाती है। ठीक है, और आपस में पूर्वाग्रह का मतलब कि दिमाग में ये चीज आ जा रही है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, और जो बहुत धनी है उसके अंदर ये भावना आ जा रही है, मैं तो बहुत धनी हूँ, मैं तो पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर ना हो, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मूल्य का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा। तो मूल्य सहित जीवन ही अर्थपूर्ण है, मूल्य रहित जीवन कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा व्यक्ति समय को महत्व देता है, वह प्रत्येक पल का भरपूर आनंद लेता है एवं उसका भरपूर उपयोग करता है। अतः प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम मूल्य कहते हैं। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई आदि मूल्य हैं, जबकि झूठ, बेईमानी आदि क्या है, अवमूल्य हैं। तो देखिए, वैल्यू शब्द का जो उद्भव है कहां से हुआ, वैल्यू शब्द से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। मूल्य समाज में विभिन्न आदर्शों, प्रतिमानों के रूप में समाज को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। आगबर्न के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। एकेसी ओटावे के अनुसार मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। ये बहुत अच्छा कथन है। एकेसी ओटावे के अनुसार, कभी कभी केवल ओटावे के अनुसार ही पूछ लेता है कि ये परिभाषा उन्होंने उनके, यानी कि मूल्य वे विचार हैं जिसके लिए मनुष्य जीते हैं, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये ओटावे ने दी है। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछ लेता है, क्योंकि ये 25 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर है, तो अच्छे से आप इसको पढ़िए। जैसे आपका हिंदी है, इसके अलावा जैसे आपका इंग्लिश है, वैसे ही आपका शांति शिक्षा भी 25 नंबर का पेपर है। अब मूल्य की विशेषताएं देखिए, अमूर्त संप्रत्यय, दीर्घ अनुभवों का परिणाम, सामाजिक स्वीकृति, व्यवहारिक निर्धारण, मूल्यों का विकास और मूल्यों, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल्यों का विकास 2 बार दोस्तों यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर मूल्य का विकास केवल रहेगा। फिर है मूल्यों का चयन, फिर है उचित कार्य प्रेरक, फिर है आत्मसंतुष्टि, और फिर है दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवर्तनशीलता, और लास्ट में आता है समाज की पहचान।
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मूल्यों का वर्गीकरण, यानी कि जो मूल्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परंपरागत मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर देखिए आधुनिक मूल्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए परंपरागत मूल्यों से हमारा अभिप्राय उन आदर्शों, सिद्धांतों एवं विश्वासों से होता है जो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन मार्ग का दर्शन करते चले आ रहे हैं। समाज की संस्कृति इन मूल्यों का आधार है तथा सभी मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तनों का इन मूल्यों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन मूल्यों को शाश्वत मूल्य भी कहते हैं, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा करना, करुणा, शांति, क्षमाशीलता, सादगी, धैर्य, ज्ञान, प्रचार, सहयोग आदि मूल्य परंपरागत मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, समाज की संस्कृति एवं मूल्यों का आधार यह जो है परंपरागत मूल्य है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है समाज में होने वाले परिवर्तनों का इन मूल्यों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये जो मूल्य हैं ये हमेशा सही रहेंगे। कोई जीवन में कोई भी चीज हो जाए, अहिंसा तो हमेशा जरूरी है। एक दूसरे से लड़ाई करके, एक दूसरे का सर फोड़ करके तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सच तो हमें बोलना ही चाहिए, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है। एक दूसरे के प्रति दया भावना होनी चाहिए। क्षमाशीलता, अगर झगड़ा हो गया है, किसी से बहस हो गई है, तो क्षमा करने की भी हमारे अंदर जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। सादगी होनी चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार, तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी को ही आप देख करके सीख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सारे जो भी चीजों की बात की गई, जो जिन भी मूल्यों की बात की गई है, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते आए हैं, क्योंकि ये जब से दुनिया चल रही है तब से ये चीजें सही ही हैं। अब आधुनिक मूल्य क्या है, ध्यान से देखिए। तो आधुनिक मूल्य उन मूल्यों को कहते हैं जिन्हें समकालीन समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। स्वतंत्र भारत में कुछ मूल्यों को उपयुक्त स्थान पर रखा गया है जो नैतिक मूल्यों का आधार बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें से कुछ मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व भाव। भातृत्व भाव का मतलब कि सभी देशों के प्रति भातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, समाजवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य और न्याय। इसके बाद आता है शांति कौशल। तो चलिए शांति कौशल को भी हम देख लेते हैं। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करने की क्रिया कौशल कहलाती है। कार्य को करने के लिए ज्ञान एवं योग्यता दोनों आवश्यक होते हैं। यह योग्यता शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। शांति कौशल के लिए छात्रों में निम्न कौशलों का होना आवश्यक है। पहला है संप्रेषण कौशल, दूसरा है चिंतन कौशल, तीसरा है व्यक्तिक कौशल, चौथा है तद्भूति कौशल, पांचवा है तनाव प्रबंधन का कौशल और छठवां है समस्या समाधान का कौशल। यानी कि बच्चों के अंदर संप्रेषण का कौशल का मतलब कि उनके अंदर अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में, वो अपनी जो भी उनकी बातें हैं वो दूसरों के सामने रखने में उनको बिल्कुल झिझक ना हो। अपनी बातों को वह कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने बता पाए। अपने जो भी उनके किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई भी विचार है तो वो उसको खुल करके रख पाए सामने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए है चिंतन कौशल। बच्चों के अंदर चिंतन कौशल हो, व्यक्तिक कौशल भी हो। ठीक है, तनाव प्रबंधन का कौशल का क्या मतलब है कि बच्चों के अगर कोई समस्या ही आ जाती है तो वो हमेशा उसको लेकर के डिप्रेशन में ना रहें, यानी कि उसको लेकर के वो पॉजिटिव रहें और अपने तनाव को भी किस तरीके से अच्छे से उसको मैनेज करना है कि लोगों को पता भी ना चले और हम खुद भी तनाव में ना रहें। समस्या समाधान का कौशल मतलब क्या, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान करने के लिए हम खुद से ही प्रयास करें। जैसे कि आपने पढ़ा है क्रियात्मक शोध में, समस्या हमारी और हल भी हमारा, तो बस वही चीज यहाँ पर है। अब देखिए शांति अभिवृत्तियां। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग पक्ष उसकी अभिवृत्तियां होती हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं लोगों के साथ किए जाने वाले आचरण को बताता है। अभिवृत्ति का निर्माण व्यक्ति के अनुभव द्वारा होता है। अभिवृत्तियां स्थायी नहीं वरन परिवर्तनशील होती हैं। यह परिवर्तन व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए नवीन अनुभवों के आधार पर होता है। इसमें व्यक्ति के तीनों आयाम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक को सम्मिलित किया जाता है। अभिवृत्तियां सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। वर्तमान समय में गला काट प्रतिस्पर्धा ने व्यक्ति के व्यक्तित्व में नकारात्मकता एवं आक्रामकता को बढ़ावा दिया है। प्रेम, सत्य, देखभाल, उत्तरदायित्व की भावना, अहिंसा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता, परिश्रम एवं सेवा भाव कुछ ऐसे मूल्य हैं जो शांति
परक अभिवृद्धि के निर्माण एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पूरा का पूरा सेकंड क्लास भी कंप्लीट कर लिया। अब हम कल यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर दोस्तों। तो दूसरा चैप्टर आपका है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे के सारे विषयों की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे दोस्तों। और अगर आपको ये सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको चाहिए इस तरीके के, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको केवल और केवल यहाँ पर सारे के सारे नोट्स ही नहीं मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स इसके अलावा राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अलग से आपको मार्केट से राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों ही खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ऐप में ही पढ़ पाएंगे। इसके अलावा सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं ऐप में, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। तो अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ऐप में ही अगर हमारा फोर्थ सेमेस्टर पूरा देखते हो, सारे वीडियोस, सारे के सारे क्लासेस, सारे मास्टर क्लासेस, और वहां पर कोई ऐड, कोई प्रचार यूट्यूब की तरह नहीं आता है, आपको बहुत ही अच्छे से सारी विषय वहां पर पढ़ाए जाते हैं। तो सारे विषयों को आप देखते रहिए और यहाँ यूट्यूब पर भी आपको सारे विषयों के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बेहतर करिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है दोस्तों हमसे पूछते रहिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।